नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। न्यूक्लियर फिजिक्स अपन क्लोज कर चुके हैं। अब ये लगभग लास्ट चैप्टर है। अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। इसमें जो मेन अपने को कंपोनेंट पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वह अर्धचालक डायोड पढ़ना है। पहले ट्रांजिस्टर भी था, अब ये ट्रांजिस्टर हट चुका है। तो एक पोर्शन तो अपना डायोड का है और लास्ट में इसमें लॉजिक गेट है। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं रहा ये। ट्रांजिस्टर हटने के बाद ये छोटा रह गया, इजी भी हो गया। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक्स के इस चैप्टर की शुरुआत ठोस को समझने के या ठोस को समझने की प्रवृत्ति द्वारा करेंगे। यानी जब एटम आइसोलेट होता है तो उसके एनर्जी लेवल की क्या सिचुएशन होती है, लेकिन जब एटम कंबाइन होकर या बॉन्डिंग करके क्रिस्टल या ठोस निर्मित करते हैं या अणु बनाते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, उसको हम कंसीडर करेंगे। अब सिचुएशन कौन सी कंसीडर, क्योंकि तो केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हो आप, तो हम क्या कंसीडर करेंगे। तो आप ये समझ लेना, हम केवल इसके एनर्जी वाले सेगमेंट पर कंसंट्रेट रहेंगे। यानी आपने केमिस्ट्री में सब पढ़ा हुआ है, बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉन्डिंग की कौन कौन से टाइप्स हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल के कौन कौन से टाइप्स हैं, आदि इत्यादि। लेकिन हो सकता है कि केमिस्ट्री में आप बॉन्डिंग के दौरान एनर्जी पर फोकस नहीं हुए हो, ऐसा हो सकता है। मेरे को इतनी जानकारी हालांकि केमिस्ट्री की नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे तो हम सोचते हैं कि क्या पता ये केमिस्ट्री में नहीं रहा हो, क्योंकि बच्चों को जब हम समझाते हैं तो उनको तकलीफ होती है, तो ये इसलिए समझ में आता है कि हो सकता है केमिस्ट्री में कंसेप्ट नहीं हो। तो सब हम एटम मिलकर जब ठोस क्रिएट करते हैं या मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, उस समय इसके एनर्जी लेवल का क्या होता है या उसका एनर्जी कंसेप्ट क्या है, उस पर हम फोकस होंगे। और केवल उसी पर फोकस हो जाने से आप देखोगे 2-3 टॉपिक में डायोड नाम की चीज तैयार हो जाएगी, है ना। तो सब अब हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्योंकि अर्धचालक पढ़ रहे हैं आप, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही करना बेटर है ना। मैं आपको पहले टॉपिक लिखता हूं, है ना। स्तर, एवं ठोसों में ऊर्जा बैंड। अब सब यहां से हम समझना चालू करते हैं बात को। स्टार्टिंग तो आपको केमिस्ट्री जैसा ही रहेगा, स्टार्टिंग में कोई नई बात नहीं लगेगी आपको, है ना। अब ध्यान से समझो, अपन बात करते हैं सिलिकॉन की। ठीक है साहब। सिलिकॉन 14 इसका परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें अपन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है। डिफरेंट एनर्जी लेवल आपको दिखा दी, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6। ये सब न्यूक्लियस सिंपल बना दें। ये पहला ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। ठीक है सब। अरेंजमेंट थोड़ा सा एकदम अजीब टाइप का हो गया है ना, इसको परफेक्ट होना चाहिए थोड़ा। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, सेकंड में 8 है 3 4 5 6 7 एंड 8। फाइनल ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये सब, ये सिलिकॉन एटम बनाया अपन ने। ठीक है सब। अब पहले अपन बात करते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता स्तर आदि की, फिर ठोसों में ऊर्जा बैंड की बात करेंगे। इनर ऑर्बिट, आंतरिक कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक हैं। इन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की मजबूत पकड़ होती है ना। ये क्योंकि पॉजिटिव है न्यूक्लियस, तो इन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव कंपैरेटिवली शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। अपन भी जानते हैं कि डिस्टेंस कम है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अधिक होगा, समझा। कूलॉम के अकॉर्डिंग भी देखो तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। R अगर लीस्ट है तो F मैक्सिमम होगा। तो सब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की पकड़ में होते हैं। इनको बहुत अधिक ऊर्जा देकर फ्री कराया जा सकता है, बहुत अधिक ऊर्जा देकर। सामान्य ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन फ्री होने वाले नहीं है, इसलिए धारा चालन में इनकी कोई खास भूमिका नहीं मानी जा सकती। क्लियर है ना, क्योंकि अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। और फिर हमारे पास कम एनर्जी देकर फ्री करवाने वाले इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो हम अधिक एनर्जी क्यों देंगे। ठीक है सब। तो साहब ये तो हो गए बाउंड इलेक्ट्रॉन। धारा चालन में इन इनर ऑर्बिट के अंदर यानी आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की भूमिका नहीं मानी जाती। ठीक है सर। लेकिन आंतरिक भरी कोशों के परिरक्षण प्रभाव के कारण बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ कंपैरेटिवली तुलनात्मक तरीके से कम होती है। तो आउटर ऑर्बिट जो मैंने दिखाया इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इन पर नाभिक की पकड़ लूज है। ये इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में कम नाभिकीय प्रभाव से गति करते हैं। इन्हें कम ऊर्जा देकर नाभिक से परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं। परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं तो ये धारा चालन में भूमिका निभा सकते हैं, है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि बाह्यतम कोश संयोजकता का निर्धारण करता है। इससे इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्लियर। और इस कोश में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उसको हम उस ऊर्जा लेवल को हम कहते हैं संयोजकता ऊर्जा स्तर। ये तो बात हुई सब एक विलगित परमाणु की। ये बात हुई किसकी, आइसोलेटेड यानी विलगित परमाणु की। ये तो सब आपने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में, तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई विशेष बात नहीं है, वास्तव में है भी नहीं, क्योंकि आपने ये चीजें तो केमिस्ट्री में अच्छी तरह पढ़ रखी है। मैंने भी ज्यादा डिस्कशन किस पे किया, आउटर ऑर्बिट पर ही मैं फोकस रहा, बाह्यतम कोश पर ही मैं
मैं कंसंट्रेट हूं, केंद्रित हूं, आपको भी वहीं केंद्रित करना चाहता हूं। तो सब ये संयोजकता स्तर कहलाता है। इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उस ऊर्जा लेवल को हम संयोजकता ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संयोजकता निर्धारित करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब सब आप दूसरे सेगमेंट पे आओ। हमें अणु के निर्माण और ठोस के निर्माण की स्थिति समझनी है। अब आपको मैं आउटर लेवल ही दिखाता हूं। ये सब मैंने आउटर ऑर्बिट ही दिखाया। अब मैं इनर को नहीं दिखा रहा, क्योंकि इनर की मैंने भूमिका समाप्ति कर दी। अब ये देखो, ये आउटर ऑर्बिट, वही अपन सिलिकॉन का ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सिलिकॉन का आउटर ऑर्बिट, दोनों में अपन 4-4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, है ना। न्यूक्लियस को सेंटर में कर दूं, है ना। एक मिनट, ये सब सेंटर में न्यूक्लियस कर दिया। इनमें सब कलर का बेहतर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए मेरे को स्क्रीन बार बार थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। अब सब इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। बॉन्डिंग बनाने की प्रक्रिया पर फोकस हो आप, है ना। इन चारों इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु का नाभिक आकर्षित करता है, स्वाभाविक है। और उन चारों इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक आकर्षित करता है। क्लियर? आकर्षण ही नहीं, यहां पर दूसरी चीज भी है। ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो सब बॉन्डिंग बनाने की प्रक्रिया में जब एटम एटम के नजदीक आता है तो धन से ऋण की, ऋण से ऋण की, धन से धन की डिस्टेंस चेंज होती हैं, दूरियां चेंज होती हैं। अब जब दूरियां चेंज होती हैं तो हम जानते हैं स्थिति ऊर्जा U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, ये सब पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखो, इनर ऑर्बिट मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि इनर ऑर्बिट पर तो नाभिक का प्रभाव है, तो उनकी ऊर्जा तो लगभग नियत रहेगी, क्योंकि वह उनकी पोजीशन में चेंज हो ही नहीं रहा, वो नाभिक के प्रबल बंधन में हैं। नाभिक के जब प्रबल बंधन में है तो अपनी ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं, अपनी ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसकी चेंज हो ही नहीं रही, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही। लेकिन आउटर ऑर्बिट बॉन्डिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले सामने आएंगे इस एटम का आउटर ऑर्बिट और उस एटम का आउटर ऑर्बिट, बाह्यतम कोश, ये एक दूसरे के सामने आ खड़े होंगे। अब स्वाभाविक है, जब ये एक दूसरे के समीप आएंगे तो डिस्टेंस चेंज होगी। अभी जैसे मान लो अपन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दिखाएं, तो जैसे मान लो 1 to 1 देखें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, तो ये K -C अपॉन R, यानी K² अपॉन R। प्लस प्लस के बीच देखें तो K ZE प्लस इंटू -C अपॉन R, यानी U बराबर -K ZE² अपॉन R। अब इससे ये समझ लेना चाहिए कि जब परमाणु मिलकर
अणु का निर्माण कर रहे हैं, ठोस का निर्माण कर रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। कहां पर? बाह्यतम कोश में। इनर ऑर्बिट में क्यों नहीं? उसका कारण मैंने बता दिया। इनर ऑर्बिट पर नाभिक का प्रभाव है, वो अपने ऑर्बिट में है, और स्थिति ऊर्जा स्थिति का फलन है। तो इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो स्थिति ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी तो स्थिति का फलन है ही नहीं, और वह बॉन्डिंग से अफेक्ट हो ही नहीं रहे। लेकिन आउटर ऑर्बिट में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनकी तो दूरियां बदलेंगी, कोई पास भी आएगा, कोई दूर भी जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इनके पास आने से स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक की बात करें तो इनके करीब आने से स्थिति ऊर्जा घटेगी। तो सब हम देखें तो समीप लाने पर स्थिति ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती भी है, कुछ की घटती भी है ना? यानी ऐसा नहीं है कि सभी की बढ़ेगी और ऐसा भी नहीं है सभी की घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंसेस अलग है। डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस कम है तो स्थिति, जब डिस्टेंस ज्यादा है तो स्थिति, दोनों अलग अलग होंगी। तो सब कुल मिला के जब बंध निर्माण की स्थिति आती है, यानी परमाणु जब मिलकर अणु या ठोस का निर्माण करते हैं, उस समय बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा व कुल ऊर्जा दोनों में परिवर्तन होता है। गति ऊर्जा स्थिति का फलन नहीं है, तो गति ऊर्जा को हम उससे परे कर रहे हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा और कुल ऊर्जा घटती भी है, और कुछ की स्थिति ऊर्जा और कुल ऊर्जा बढ़ती भी है। तो क्या होता होगा जब बॉन्डिंग निर्माण की या बंध बनने की प्रक्रिया पैदा होती है? इसको मैं आपको अगले पेज पर दिखाता हूं। ये सब एनसीईआरटी से लिया हुआ एक चित्र है, इसने रखा है कि आप इसके द्वारा बेहतर से बेहतर समझ लेंगे, है ना? ये सब हमने ए क्षेत्र, बी क्षेत्र, सी क्षेत्र और डी क्षेत्र में बंध निर्माण की प्रक्रिया में ऊर्जा के वितरण को एक ग्राफ द्वारा दर्शाया है। ग्राफ में ये अक्ष तो दूरी को जा रही है, डिस्टेंस को, है ना? पेन चेंज करके दिखाता हूं मैं। ये अक्ष तो जा रही है दूरी को, है ना? ये इस पे ब्लैक से दिखा, डिस्टेंस को, है ना? लिख भी रखा। ये एनर्जी को, तो सब परमाणु के बीच की दूरी और उनके होने वाले ऊर्जा के परिवर्तन को हम दर्शा रहे हैं। यहां पे मैं एक छोटे से चित्र द्वारा आपको दिखाता हूं कि जैसे सब कुछ एटम लिए अपन ने, ये सब कुछ एटम हमने लिए, अभी आइसोलेटेड हैं, विलगित हैं, है ना? मैं पेन डार्क ले लूं सब ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। अभी एटम विलगित हैं, है ना? कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा ही रखा है, 1s2, 2s2, 2p6। ये तो इनर ऑर्बिट हुए। इनर ऑर्बिट हुए तो इसको आप छोड़ो, है ना? आप आ जाओ आउटर ऑर्बिट में। आउटर ऑर्बिट में ये 3p है ना, सॉरी, आउटर ऑर्बिट में 3s और 3p है ना? तो ये 3s2 और ये 3p2। तो आप केवल फोकस रहो
आउटर ऑर्बिट पर और किसी पर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन खत्म कर दो, इन दोनों पे। ये मैंने सिलिकॉन के कुछ एटम दिखाए, जैसे 4 आपको संख्या में दिख रहे होंगे, अभी आइसोलेटेड है ना। इसमें S को लेवल 0 से बता दिया, भाई S भी ऊर्जा स्तर है, P भी ऊर्जा स्तर है, S का एनर्जी लेवल 0 से शो कर दिया, ये दिखा रखा है ना। इस पर रेड पेन ज्यादा चमकेगा साहब, ये दिखा रखा। और P को हमने लेवल 1 से दिखा दिया, क्लियर। अब देखना, S में 2 अवस्थाएं हैं, 2 ऊर्जा स्तर है, दोनों फुल है, देखो क्लियर। P में 6 ऊर्जा स्तर हैं, कितने? 6, लेकिन फुल 2 ही हैं तो टोटल कितने? 6, लेकिन भरे कितने हैं? 2। ये एक अकेले परमाणु की बात हुई, एवरी अलोन, हर अकेले का कहानी हुई है, क्लियर। अगर मान लो हम S से N एटम ले लें, कितने की बात करें? N एटम की बात करें, जो ठोस का निर्माण करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऊर्जा स्तर या लेवल 0, जिसको हम अलग ऊर्जा स्तर S से दिखा रहे हैं, उसमें कितने स्तर हैं? S के अंदर 2। N एटम मिलाए या N एटम मिलकर ठोस बनाने जा रहे हैं, तो टोटल N परमाणुओं में 2 2 2 2 कुल कितने हो जाएंगे? 2N अवस्थाएं हो जाएंगी, क्लियर है ना। और सबकी सब फुल है, तो 2N अवस्थाएं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 2N। जैसे 4 परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं तो 2 2 2 2 मतलब 8 स्तर हो गए, है ना। तो 2 × 4 मतलब 8, 2 × n की जगह हमने 4 रख दिया तो 8 हो गए। अगर मान लीजिए 5 परमाणु हुए तो कितने स्तर हो जाएंगे? 10 स्तर, क्योंकि हर के पास S में कितने स्तर हैं? 2, सभी के भाई, इसके पास भी S में 2 स्तर हैं, इसके पास भी, इसके पास भी, इसमें। अब सभी के 3s तो फुल है, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 8 स्तर हैं अगर 4 हैं तो, यानी अगर मैं 4 परमाणु लूं तो 2 स्तर 2 स्तर 2 स्तर S के ना। तो पहले बात करें S के, इधर आराम से समझिए, इसके पास भी 2 स्तर हैं S में, इसके पास भी 2 स्तर हैं, इसके पास भी 2 स्तर हैं, इसके पास भी 2 स्तर, 8 हो गए, है ना। तो सब 4 का दुगना होता है, तो N में कितना होगा? N का दुगना, तो 2N तो स्तर हो गया। अब सबके ये फुल भी हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भी फुल है ना। इसमें अपन N अवस्थाएं ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2N, सब फुल है, क्लियर। ये विलगित परमाणु का ऊर्जा स्तर। अब आ जाओ सब P पर। सबके पास P भी है, P में कितने स्तर होते हैं? सब 6 होते हैं, ये P में 6 होते हैं, है ना। अगर N परमाणु तो कितने स्तर हो गए? 6N, ये देखो 6N एनर्जी लेवल हो गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने कितने इनमें? इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं,
इसके पास भी 2 हैं और इसके पास भी 2 हैं। तो भरे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो 2n ही हुई है, ये देखा। तो सब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखो तो 4n हुई है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखें अपन तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 4n, और अगर टोटल स्तर देखें हम तो टोटल स्तर हुए 8n। 8n में से आधे भरे हुए हैं, यहां भी यही दिख रहा है। देखो 2 ये 4 ये, तो 2 2 4 होना चाहिए 8, तो आधे भरे, इसमें भी यही हो रहा। चलो सर, तो ये तो तब जब ये सब आइसोलेट हैं। अब सब बॉन्डिंग बनने की प्रक्रिया, ठोस का निर्माण या अणु का निर्माण, तो या तो ये पास आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, जो भी है ना। ड्यू टू अट्रैक्शन भी ये पास आ सकते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग बनने की प्रक्रिया है। तो या तो ये पास आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं। क्लियर सब। अब उस स्थिति को देखो जब ये समीप आ रहे हैं। ये ए क्षेत्र तो खत्म हो गया, ए क्षेत्र पर तो एवरी इंडिविजुअल एटम, हर अकेले एटम की कहानी अपन ने ए क्षेत्र में दर्शा दी। एन एटम ले रहे हैं तो टोटल हमारे पास अवस्थाएं होगी 8n ऊर्जा स्तर, और फुल इलेक्ट्रॉन हो गए 4n, मतलब आधे भरे हुए हैं। ठीक है। अब ये बॉन्डिंग बनने की प्रक्रिया में नजदीक आएंगे। अभी तो दूरी बहुत ज्यादा थी, दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं था, या एटम्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं था, उनके ऊर्जा स्तर सेपरेट थे। लेकिन अभी समीप आ रहे हैं। जब ये समीप आ रहे हैं, ये लाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है आउटर ऑर्बिट को ही बता रहे हैं, हम इनर को तो बता ही नहीं रहे, है ना। ये आप देख रहे हो तो ये 2s2 है, और ये आप देख रहे हो तो ये 2p6 है। तो आउटर की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि डिस्टेंस से चेंज होंगी, इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरियां भी चेंज होंगी, और इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरियां भी चेंज होंगी। तो कुछ ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा को चले जाएंगे, या कुछ इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा पे चले जाएंगे और कुछ निम्न में चले जाएंगे, क्योंकि किसी की स्थिति कम होगी और किसी की ज्यादा होगी। अब आप देखो पास लाने पर ये आप देखो स्प्रेडिंग आ गई, ये ऊर्जा स्तर फैलने लग गए। इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन की, जैसे अपन एस में देखें, एस में कुछ इलेक्ट्रॉन की या स्तरों की ऊर्जा बढ़ी और कुछ की घटी। ये बढ़ी और ये घटी। ऐसे पी में भी देखो, कुछ स्तर उच्च ऊर्जा को जा रहे हैं और कुछ निम्न की ओर आ रहे हैं। क्लियर। वो डिस्टेंसेस अलग अलग इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरियां अलग अलग हैं। तो कुछ स्तरों की ऊर्जा घटेगी, यानी इलेक्ट्रॉन की घटेगी, और कुछ की ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये ऊर्जा स्तर स्प्रेड होते जा रहे हैं, यानी फैलते जा रहे हैं। ठीक है सर। इसमें चलो तो इसमें देखो फैलाव बढ़ता जा रहा है। ये एस लेवल में देखो फैलाव बढ़ गया, और ये पी लेवल में भी फैलाव बढ़ता जा रहा है। ये बी क्षेत्र में हमने दिखाया। बी क्षेत्र में आपने देखा कि जो 2n अवस्थाएं हैं, ये वाले है ना, इनका लोअर और अपर, उधर भी देखे तो लोअर अपर। अभी वैसे ये आइसोलेट है। यहां तक देखो आप, तो यहां तक ये दोनों अलग हैं, ये पी के अलग हैं और ये एस के अलग हैं, दोनों के बीच में गैप है। हाँ, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एस का उच्च ऊर्जा लेवल जो स्प्रेडिंग हुई, तो एस का उच्च ऊर्जा स्तर और पी का निम्न ऊर्जा स्तर समीप आ रहे हैं। ये देखो, मैं इसको अलग पेन से दिखाता हूं कि सब ये एस का उच्च और पी का निम्न,
ये दोनों समीप आ रहे हैं, ये समीप आ रहे हैं। S का निम्न और P का उच्च, ये तो आइसोलेट हो रहे हैं, ये तो दूर हो रहे हैं। लेकिन P का जो इन इलेक्ट्रॉन की स्थितियां कम होगी और S में जिन इलेक्ट्रॉन की स्थितियां बढ़ेगी, वो दोनों एक लेवल पर आ रहे हैं। B में ये प्रक्रिया चल चुकी थी, एटम नजदीक आ रहे थे। अब आ जाओ रीजन C। रीजन C छोटा सा है। इस छोटे से रीजन में अब क्या होता है कि जैसे P के जिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न थी और S के जिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उच्च थी, यह अपना कॉमन यानी दोनों मर्ज हो जाते हैं। अगर इस बीच में देखें आप या इस C क्षेत्र में, तो C क्षेत्र में ऊर्जा लेवल का अतिव्यापन हो चुका है। यहां पर दोनों लेवल एक हो चुके हैं, P का निचला और S का उच्च, दोनों आके मिल गए। अब दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो गई। शुरू में तो दोनों की अलग अलग थी। ऊर्जा का ग्राफ है ना, तो आप ये देखो ना, इस L0 लेवल था, वो L1 लेवल था। तो शुरू में तो S के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग थी, S अलग ऊर्जा स्तर है, P अलग ऊर्जा स्तर है। तो शुरू में S के जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वो अल्प निम्न थी, इसको 0 लेवल दे दिया हमने ऊर्जा के मामले में, और P के जो ऊर्जा लेवल थी वो उच्च थी। तो शुरू में तो इनकी एनर्जी लेवल आइसोलेट थे, अलग अलग थे। लेकिन जैसे जैसे परमाणु के बीच की दूरियां घट रही हैं, वैसे वैसे इनके ऊर्जा स्तर यानी स्थिति ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉनों की बढ़ेगी और कुछ की घटेगी। ऐसा S में भी होगा और P में भी। S में जिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी और P में जिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटी, वह दोनों एक स्टेज पर आ रहे हैं, क्योंकि P के तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्थितियां बढ़ाएं तो कुल ऊर्जा भी बढ़ेगी, और इसी प्रकार P के कुछ इलेक्ट्रॉन की स्थितियां घट रही तो उनकी कुल ऊर्जा भी घटेगी। तो C क्षेत्र जो छोटा सा क्षेत्र है, इसमें जाकर ये दोनों कॉमन हो जाते हैं, यानी इस जगह पर C क्षेत्र में S और P का कोई भेद नहीं रह जाता है ऊर्जा के मामले में, जो शुरू में था। ठीक है साहब। तो साहब यहां पर आकर लो लेवल ऑफ P यानी निम्न ऊर्जा स्तर ऑफ P और उच्च ऊर्जा स्तर ऑफ S दोनों मर्ज हो जाते हैं। ठीक है साहब। अब C के बाद हम चलें वास्तविक दूरी पर। अब ठोस निर्मित होने वाला है। ठोस निर्मित होगा तो अणु या परमाणु एक साम्य दूरी पर व्यवस्थित रह जाते हैं, उसको हम स्टेबल पोजीशन कहते हैं, है ना। तो सब अब एक्चुअल लेवल पे आ रहे हैं हम, जो ठोस में परमाणु के बीच की होती है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये स्तर अब दो पार्ट में टूट जाते हैं। ये देखो आप, जो फोरेन अवस्थाएं हैं वह नीचे निम्न ऊर्जा पर अनेक स्तर रखती है। कितनी संख्या होगी स्तरों की? फोरेन अवस्थाएं। और ऊपर देखते हैं तो ऊपर भी शेष फोरेन की अनेक अवस्थाएं हैं, शेष फोरेन की। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की दो अवस्थाओं में बट जाते हैं। कैसे, मैं आपको इसे समझाऊं उदाहरण के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको अपन 0 से 10 मान लें, है ना, और यहां पर हम 20 से अबो मान लें, तो 0 से 10 के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, है ना। 0 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल दे एक बार के लिए समझने के लिए ना। तो सब 0 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रखने वाले इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। 20 इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा रखने वाले इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल हैं, लेकिन 10 से 20 वाला कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन 0 से 10
ऊर्जा अंतराल में रहते हैं या 20 से ऊपर ऊर्जा अंतराल में रहते हैं, 10 से 20 वाला कोई ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, यानी यह कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, क्योंकि इस अंतराल वाला कोई इलेक्ट्रॉन अब उपलब्ध नहीं रहा है ना। 10-20 तो मिटा देता हूं मैं, क्योंकि 10-20 कोई संख्या अपनी मर्जी से ली गई संख्या है, तो आपको बाद में कोई कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैंने 10-20 को तो मिटा दिया। तो क्या होता है, जब एक्चुअल लेवल आता है ठोस में, जहां परमाणु परमाणु आके बंद बना लेते, ठोस निर्मित हो जाता है, वहां पर sp सब भेद खत्म हो गए, बल्कि अब ऊर्जा 2 भागों में बट जाती है। ये लोअर लेवल है, वो अपर लेवल है। इसके बीच में एक गैप ऐसा आ जाता है जिस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। अब अपन जानते हैं स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी न्यूनतम होनी चाहिए, तो सभी 4n इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए किस में आ जाएंगे, लोअर लेवल में, है ना। और अपर लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, खाली। ये देखो अपर लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। टोटल कितने अवस्थाएं थी, टोटल 8n अवस्थाएं थी, 8n में से 4n तो भरी हुई थी। ये देखो 4n इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, स्वाभाविक है, स्थायित्व के लिए ऊर्जा का न्यूनतम होना आवश्यक है। तो सब ये जो वास्तविक दूरी है, इसको हम साम्य दूरी भी तो कहते हैं, इसको साम्य दूरी भी कहा जाता है ना। साम्य दूरी इसलिए कहा जाता है कि इस दूरी पर बल का परिणामी शून्य हो जाता है, बल का परिणामी शून्य हो जाता है और स्थिति न्यूनतम हो जाती है। तो सभी इलेक्ट्रॉन स्टेबल पोजीशन के लिए निचले 4n स्टेज में आ जाते हैं, जिसमें खुद में कितने अवस्थाएं, 4n अवस्थाएं। अगर जैसे 4 एटम से समझो, तो इस नीचे वाले में 8, मतलब 4 है ना, तो n को n की जगह 4 रखो, 4 चौक 16 है ना, 4 n है तो ठीक है, सॉरी s में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 दूनी 8, तो 8 स्टेज तो नीचे क्रिएट होगी, 8 स्टेज ऊपर। n में देख रहे हो आप, कंफ्यूज मत हो, n में ही देखो ना, तो देखो 4n अवस्थाएं नीचे, 8n में से, और 4n ऊपर। इलेक्ट्रॉन इनके पास 2n और 2n 4n थे टोटल, वो स्टेबिलिटी के लिए निम्न ऊर्जा स्तर में आ गए, है ना। इस बीच की ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उस ऊर्जा का स्तर अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन होगा तो उस ऊर्जा स्तर का होगा या इसका होगा, बीच में जो स्तर है उसमें नहीं होगा, तो उसको हम इसीलिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। अब इस स्टेज को देखो, इससे समझो आप, है ना। अब इनके नामकरण करेंगे तो आप इस स्थिति को समझें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये न्यूक्लियस है ना, ऐसे ही। अब इसकी मैं बॉन्डिंग दिखाता हूं आपको, अदर चार्ज से इसकी बॉन्डिंग, और अभी मैं सारी बात आपको समझाता हूं, है ना। है ना, अब देखो आप ध्यान से, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी 4 हैं, और इसके पास भी 4 हैं। ये 4-4 कर दिए अब सबके पास, और बीच वाले के पास भी 4 हैं, जो अन्य 4 परमाणुओं से बॉन्डिंग बनाए हुए हैं 4th वैलेंस से। अब क्या होता है, जैसे मान लो इसका ये इलेक्ट्रॉन है, इससे बॉन्डिंग बना के ये अपनी शेयरिंग कर लेता है और बॉन्डिंग में रहता है। इसका ये इलेक्ट्रॉन भी वही करता है, इससे शेयरिंग करके और बॉन्ड कर लेता है और उसके साथ रहता है। ये इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है
कि ये बाहर निकल सके। एनर्जी क्यों रिक्वायर है साहब? सीधी सी बात है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि नाभिक अवेलेबल है। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रहा है? अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है। नाभिक का आकर्षण बल है। अगर नाभिक के आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन को आप फ्री करना चाहते हो तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि आपकी ऊर्जा देते ही बाहर निकल जाएगा। नाभिक का बाउंडिंग किस टाइप की है, एनर्जी उसी से डिसाइड होगी। अलग अलग में बॉन्डिंग या ये मैटर पे डिपेंड करता है या नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में तो है, शेयरिंग में तो है, फ्री नहीं है। ये लोकेटेड हो सकते हैं, परस्पर इनकी लोकेशन हो सकती है, ये अपना लोकेटेड एरिया बढ़ा सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है। ये अभी आपको फ्री नहीं मिलेंगे। तो साहब ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन हैं? संयोजकता स्तर वाले, जो केवल किस में इन्वॉल्व है? बॉन्डिंग में। क्या ये धारा चालन का कार्य करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुक्त है ही नहीं। इनको तो किसके बंधन में रख रखा है या किसने बंधन में रख रखा है? नाभिकों ने। तो संयोजकता स्तर में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वह अन्य परमाणु से बंध निर्माण का कार्य करते हैं, वह धारा चालन के लिए मुक्त नहीं होते। अब अगर मान लो ये सिचुएशन रही, तो ये सिचुएशन रहने पर ठोस में चालकता अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त है ही नहीं, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन को हम कह देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये संयोजकता स्तर में रह सकते हैं, बंद बनाकर उसी में घूम सकते हैं। इनका एनर्जी लेवल लो होता है। एनर्जी लेवल हाई होता तो फिर ये ऊपर जाते ही सही, पर ये नहीं जा रहे। ये किस में है? लो लेवल में। इन इलेक्ट्रॉन को क्या कह सकते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कौन से स्तर वाले इलेक्ट्रॉन है? संयोजकता स्तर वाले इलेक्ट्रॉन है। क्या ये धारा चालन के काम आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे। ये अभी धारा चालन का कार्य कर ही नहीं सकते, है ना साहब। तो साहब ये जो नीचे वाला एनर्जी लेवल है, यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध पाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रहते हैं। इसको एक अभी अलग ग्राफ से समझा दूंगा मैं, क्लियर। अब आपने इन्हें एनर्जी दी। मान लीजिए ये वर्जित ऊर्जा अंतराल सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, सपोज। अब आपके द्वारा दी गई एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? एनर्जी दी उसका क्या करेगा? लेगा तो सही। मान लीजिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ऊपर वाले में चला जाएगा। वर्जित ऊर्जा अंतराल तो कितना मान रहे हैं अपन? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये गैप तो पार करके जा ही नहीं सकता ऊपर। तो ये गैप पार कर दे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। इधर दिखाएं, अगर आपने एनर्जी पर्याप्त दे दी, इलेक्ट्रॉन के पास अतिरिक्त आ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से फ्री हो गया, बाउंड नहीं है। बाउंड नहीं है तो ये आपको धारा देगा। देखो आप जैसे नीचे की सिचुएशन में देखो, ये आपने मान लो विद्युत क्षेत्र लगाया।
विद्युत क्षेत्र आरोपित करके आपने बल आरोपित किया, लेकिन इस समय आप जानते हैं नाभिक भी तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है। अगर उसके द्वारा आरोपित बल आपके विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त ही नहीं है। लेकिन ऊर्जा तो आपने दी फोर्स अप्लाई करके, इलेक्ट्रॉन तो मुक्त नहीं हुआ ना, तो ये ऊर्जा गई कहां? ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को 4n जो नीचे वाली अवस्था है जिसमें अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, जो केवल बंध निर्माण का काम कर रहे हैं, जो फ्री नहीं है, ये इसमें अपने ही लेवल में ऊपर नीचे स्प्लिट हो जाते हैं, अब ऊपर नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ऊर्जा है ही नहीं जो वो मुक्त हो जाए। मुक्त हो जाएगा मतलब अपर लेवल में चले जाए। यहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर आप वर्जित ऊर्जा अंतराल जितनी ऊर्जा दे दोगे, ये दे दी आपने, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कहां गया? ऊपर। अब आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करो इस इलेक्ट्रॉन पर। विद्युत क्षेत्र आरोपित करते ही ये गति करेगा, और ये गति करेगा तो आपको धारा मिलेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे आप? धारा देने वाला इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन। इसको ऊर्जा कितनी देनी पड़ी? वर्जित ऊर्जा अंतराल जितनी। तो ये किस में चला गया? इसमें चला गया। अब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, ये इलेक्ट्रॉन कूदकर कहां गया? ऊपर। और ये इलेक्ट्रॉन अब किसका काम करता है? चालन का। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? चालन इलेक्ट्रॉन। और इन ऊर्जा स्तरों को क्या बोलेंगे? चालन। अब ऊर्जा स्तरों का समूह है तो बैंड बोलेंगे, है ना? लघु परास में, छोटी सी परास में ऊर्जा स्तरों के या लघु परास में समीप स्थित ऊर्जा, कितने ऊर्जा स्तर हैं इसके अंदर? 4n। तो लघु परास में अति निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। यहां भी लघु परास में 4n स्तर होंगे तो इसको क्या कहेंगे? बैंड कहेंगे। यहां भी लघु परास में 4n स्तर होंगे, इसको भी क्या कहेंगे? बैंड कहेंगे। लेकिन इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बिजी है, इन्वॉल्व है, वो फ्री नहीं है, तो धारा उससे नहीं मिलेगी, वो धारा नहीं देता है। इससे इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और इसमें जो लघु परास में अति निकट समीप स्थित ऊर्जा स्तरों का समूह, इसको हम कह रहे हैं संयोजी बैंड। इसके बीच में आ गया ये गैप। इस गैप का कोई अंतराल है ही नहीं, कोई एनर्जी लेवल इस गैप का है ही नहीं, तो स्वाभाविक है इस गैप में तो इलेक्ट्रॉन अलाउ ही नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन अलाउ इस गैप में है या इलेक्ट्रॉन अलाउ इस गैप में है, लेकिन वहां चला गया इलेक्ट्रॉन तो वो तो स्वाभाविक है संयोजी से बाहर निकल गया। जैसे यह दिखा दिया मैंने, आपने कितनी ऊर्जा दे दी? वर्जित ऊर्जा अंतराल जितनी ऊर्जा दे दी, और वर्जित ऊर्जा अंतराल जितनी ऊर्जा देते ही वह किसमें कूद गया? ऊपर। अब वो धारा चालन का कार्य करता है तो इसको चालन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब ये भी ऊर्जा स्तरों के समूह में ही है, तो उस ऊर्जा स्तर के समूह को क्या कहेंगे? चालन बैंड। तो सब ठोस में यहां पर आके हमारी बात पूरी हो जाती है। तो ये जो हमने एक भाग दिखा रखा है आपको, इसको अलग से मैं आपको एक ग्राफ द्वारा दर्शा देता हूं, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। आइसोलेटेड समीप आ रहे हैं, एनर्जी लेवल स्प्रेड हो रहे हैं, और फिर एक जगह तो अतिव्यापन ही हो गया। एस और पी का अंतर तो अब खत्म हो चुका है, अब ये 2 एनर्जी लेवल में बढ़ चुके हैं। तो सब पहले बैंड की डेफिनेशन बता दूं और एक फ्लो में मैं थ्योरी सुना दूंगा। जब परमाणु विलगित होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, अकेले होते हैं, तो उनके ऊर्जा स्तर सेपरेटेड होते हैं। लेकिन जब बंध निर्माण की प्रक्रिया में ये एक दूसरे के समीप आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन नाभिक, इनके बीच में जो इंटरेक्शन के कारण
कुछ की स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी और कुछ की घटेगी। स्थिति ऊर्जा बढ़ने का मतलब कुल ऊर्जा बढ़ना, स्थिति ऊर्जा घटने का मतलब कुल ऊर्जा। तो कुछ की बढ़ेगी कुछ की घटेगी। तो देखो मूल से कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया। अब नीचे का ऊपर वाला और ऊपर का नीचे वाला ये जाके ओवरलैप हो गए, इन्होंने एक ही एनर्जी लेवल एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पे कॉमन हो गया है ना। फिर अपन और समीप लाते हैं तो एक आइसोलेशन हो गया और दो स्थितियां बन गई, ये लोअर लेवल ये अपर लेवल। स्टेबिलिटी के लिए सभी इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, लोअर लेवल में आ जाते हैं, अपर लेवल ब्लैंक रह जाता है। इसी को अपन ने एटम से दिखा दिया कि सब एक एटम बॉन्डिंग में है, वो फोर्थ वैलेंस है तो 4 से अन्य से बॉन्डिंग में, वही अन्य 4 भी बॉन्डिंग में है। ये एक दूसरे को शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन और आराम से एक दूसरे की ऑर्बिट में फ्लो करते हैं या विचरण करते हैं या गति करते हैं। नाभिक का आकर्षण इन पर है, बस ये गति करते रहेंगे, लेकिन धारा के चालन के काम नहीं आए। ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोश में थे, इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए। और जिस एनर्जी लेवल के ग्रुप में ये आए उसको हम संयोजी बैंड बोलते हैं, है ना। तो सब समीप आने से ऊर्जा स्तरों में विकृति उत्पन्न होती है। ऊर्जा स्तर की विकृति से उत्पन्न फैलाव को ऊर्जा बैंड कहते हैं। अन्य शब्दों में लघु परास में अति निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब नीचे भी 4n स्तर हैं, बहुत सारे लेवल। अब इलेक्ट्रॉन आप एनर्जी दोगे तो डायरेक्ट जंप लगा के वहां नहीं जा रहा, उसको आपने अगर फोरबिडन यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल जितनी ऊर्जा नहीं दी तो ऊपर नहीं जा रहा। फिर वो एनर्जी कहां जा रही, अरे भाई वो एनर्जी इसी में ऊपर नीचे जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अदर इलेक्ट्रॉन। आपने जैसे मान लीजिए मैंने आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप बताया, अब आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं दी तो वो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेकर क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेकर नीचे से ऊपर इसी बैंड में है वो, क्योंकि इसमें 4n अवस्थाएं हैं, बहुत सारे स्तर हैं, ऐसे उसमें भी है। तो वह एनर्जी ले रहा है अपनी, इसमें जो बहुत सारे स्तर हैं उनमें वह ऊपर नीचे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन गैप पार करने जितनी ऊर्जा उसके पास नहीं है। तो सब इस सिचुएशन को हम अलग से ग्राफ द्वारा बता देते हैं। अभी तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं और फिर नेक्स्ट उसमें इसको डिटेल में ले लेंगे। ये देखो वही चीज है ना, ये एनर्जी। अब देखो ये सब वैलेंस बैंड, खूब सारे स्तर हैं, खूब सारे स्तर हैं। इसकी मैक्सिमम एनर्जी को ईवी से लिख दिया। इनमें इलेक्ट्रॉन है अलग अलग लेवल पर है, कोई लो लेवल पर है, कोई सिमिलर लेवल पर है। 4n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल 4n इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 4n इलेक्ट्रॉन अलग अलग है ना। ये सब इसकी लिमिट अपन ने ईवी से दिखा दी। फिर एक लेवल अपर है ना, इसके बीच में कोई लेवल है ही नहीं, इस लेवल का कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसको हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इस ऊर्जा वाला कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। ऊपर भी ऐसे 4n स्तर है, इसको ई कंडक्शन कहते हैं। तो सब ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो ग्राफ में दिखा दिया, फिलअप है, कंप्लीट, पार्शियली, है ना। इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। अदर पेन से लिख दूं मैं, इसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड और इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। इसमें वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो बॉन्डिंग में एंगेज हैं और इसमें वो इलेक्ट्रॉन आएंगे जो धारा चालन का या धारा देने का
काम करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। बीच का एक गैप है, ये रहा, जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गेट, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो कहने का मतलब, जब अनेकों अनेक एटम एक दूसरे के समीप आते हैं, ठोस का निर्माण करते हैं, तो ठोस का निर्माण करने पर शुरू में जब वो आइसोलेट होते हैं तब तो उनकी ऊर्जा स्तर अलग अलग होते हैं, जैसे लेवल 0, लेवल 1। अपन ने n एटम्स को मर्ज करने की प्रक्रिया समझाई है। फिर जब वो पास आएंगे तो आपको समझाया कि कुछ इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी सकती है और कुछ की घट भी सकती है। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, और डिपेंड करता है किस किस के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच। चले, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन की बढ़ती है, यानी कुछ एनर्जी लेवल हाई पे चले जाते हैं, कुछ लो पर चले जाते हैं। नीचे वाले के हाई और ऊपर वाले के लो एक जगह आके कॉमन हो जाते हैं, वहाँ एसपी का भेद ही खत्म हो जाता है। उसको हमने छोटे से रीजन से दिखा है। एक रीजन ऐसा भी आया जिसमें एस और पी बिल्कुल कॉमन हो गए। फिर हम और एक्चुअल डिस्टेंस पर आए, जहाँ ठोस में एटम रुक जाते हैं, जहाँ रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। उस एक्चुअल डिस्टेंस में हम क्या देखते हैं कि लेवल 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। एक बीच का पार्ट ऐसा भी आता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, या यूं कह दें उस एनर्जी गैप का या उस ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन उस ठोस के अंदर उपलब्धि नहीं होता, या यूं कह दें उस ऊर्जा का या उस ऊर्जा स्तर का कोई लेवल वहां पर उपलब्धि नहीं होता। तो वो हो गया वर्जित ऊर्जा अंतराल। बस 2 भागों में एनर्जी बढ़ जाती है, एक लोअर लेवल, एक अपर लेवल। इनके बीच गैप आ जाता है, वहां उस लेवल का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां पर अवेलेबिलिटी देखना ही बेकार है, वहां ऊर्जा की उपलब्ध होना देखना ही बेकार है। तो सब बॉन्डिंग की प्रक्रिया में ये सिचुएशन होती है। फिर इसी को मैंने एक छोटे से डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जब ये इलेक्ट्रॉन एंगेज हैं, उस समय आप फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब विद्युत क्षेत्र लगाते हो, फलाना ढिका जो भी करते हो, लेकिन उससे वो अफेक्ट नहीं हो रहे। आप एनर्जी तो दे रहे हो। एनर्जी देने का एक तरीका ये है कि आप हीट दे दो डायरेक्ट, एनर्जी देने का दूसरा तरीका है कि आप पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दो, विद्युत क्षेत्र लगा दो, विभवांतर आरोपित कर दो। लेकिन आपको इतनी एनर्जी देनी है कि वो बॉन्डिंग से फ्री हो जाए। वो बॉन्डिंग से फ्री होना आसान भी नहीं है, क्योंकि सब नाभिक के अट्रैक्शन में। लेकिन जब वो बॉन्डिंग से फ्री हो जाते हैं तो आइसोलेट हो जाते हैं। अब उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करो तो तुरंत वो धारा प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के 2 प्रकार हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो जो एंगेज रहते हैं, उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और जिस बैंड में वो रहते हैं, जिस ऊर्जा परास में रहते हैं, ऊर्जा परास का मतलब बैंडन, उसको हम संयोजकता बैंड कहते हैं। और अगर फ्री हो गए तो धारा चालन में काम आ गए, इन इलेक्ट्रॉन को हम चालन इलेक्ट्रॉन कहेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब ये जिस एनर्जी लेवल में चले गए तो स्वाभाविक हमने देखा कि इतनी एनर्जी देने के बाद ये इसमें ही आए होंगे, तो चालन इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेंगे उसको हम कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड कहेंगे, है ना। अब सब यहां से अपन ने जितना डीप इसका सेंस ले सकते थे ले लिया। अब बैंड के प्रकार वगैरह फिर वहां से अपन नेक्स्ट में चालू करेंगे। इसमें पूरी कोशिश की बेहतर से बेहतर आपको समझाने की, है ना। तो आज इसको यहीं पर रोकते हैं, फिर कल आपको बैंड के प्रकार समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।